हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में आप लोग को वर्ग 16 में ऑक्सीजन के प्रमुख यौगिकों के बारे में पढ़ना प्रारंभ किए थे और आपको बताया गया था डाइऑक्सीजन के बारे में। डाइऑक्सीजन के बारे में पूरा पढ़े थे और अब आगे हम लोग को सामान्य ऑक्साइड पढ़ना है। सर हेडिंग दिए थे, उसको आपको बतलाए भी थे। सामान्य ऑक्साइड जो है वो किस प्रकृति के होते हैं, सिर्फ यही जानना है। सामान्य ऑक्साइड के बारे में पहले से आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, उसमें से जो कुछ है वो उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्ल क्षार दोनों का गुण रखते हैं। और फिर ये जानने होंगे आप कि जो अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। उसमें कोई आप नहीं पढ़े थे 10वीं क्लास में। यहाँ हम लोग नई बात सीखेंगे कि धातु का कुछ ऑक्साइड जो है वो अम्लीय भी होता है, मतलब उभयधर्मी और भास्मिक तो होता ही है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनका ऑक्साइड अम्लीय होता है। और अधातु का ऑक्साइड जो अम्ल तो होता ही है, पहले से जानते हैं, उसके साथ साथ वो उदासीन होता है, ये जानना था। सामान्य ऑक्साइड में आपको 10 देके लिखना था। हेडिंग दे दी थी आप, यदि हेडिंग दे दी हो तो आप 10 देके लिखिएगा। सामान्य ऑक्साइड में लिखें ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑक्साइड का निर्माण करता है। ऐसे तत्वों के द्विअंगी ऑक्साइड द्विअंगी यौगिक सामान्य ऑक्साइड कहलाते हैं। सामान्य ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, जाइए आपसे लिखे थे आप सामान्य ऑक्साइड कहलाते हैं। यहां पे सर लिखे थे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, परंतु धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होती है, कॉमा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल देखिए सामान्य ऑक्साइड है CaO, Na2, ये जो है ये भास्मिक प्रकृति के होते हैं, ये भास्मिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड आप जानते हैं Al2O3 ZnO वगैरह जो है ये होता है उभयधर्मी।
उभयधर्मी मतलब दोनों गुण रखने वाला, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। और अभी हम लोग सीखें कि कुछ ऐसे हैं ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होती है, B2O5 बेरेनियम पेंटॉक्साइड, ये सब ये जो है ये अम्लीय हो जाते हैं। कारण बतला दिया गया है, जो ऐसे धातु का ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होती है, इसमें +6 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +5 है। तो इस तरह से जब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में रहेगा तो जो धातु है वो उसका ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। मतलब धातु सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। धातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय भी, भास्मी भी और उभयधर्मी भी। ठीक है, इसके नीचे जस्ट लिखना है, 1 मिनट। और ये तो लिख ही लिए। उभयधर्मी का रिएक्शन आप इससे पहले नहीं जाने होंगे, जान लीजिए आप, इतना लिख लीजिए। देखिए इसके जस्ट नीचे रिएक्शन लिखना है। Al2O3 उभयधर्मी है, तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। ये जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बनता है एल्युमिनियम H2O6 का होल 3। ये जटिल यौगिक है, जैसे बड़ा कोष्ठक आ गया इसका मतलब जटिल यौगिक है, 3+ Cl-। और जब ये एसेंडर है, मतलब ये अम्ल से भी क्रिया कर रहा है। उभयधर्मी का मतलब क्या है? उभयधर्मी का मतलब होता है कि उसमें अम्लीय क्षारीय दोनों होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह अम्ल से भी क्रिया करेगा और क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। अम्ल के साथ साथ अम्ल से किया, Al2O3 जो है वो क्षार से भी अभिक्रिया करता है, NaOH है प्लस H2O है, इससे भी अभिक्रिया करेगा। ये दो यौगिक बनाते हैं अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके। H2O का ये होल 6 यहाँ लिखना था। उभयधर्मी का मतलब ये है जिसमें दोनों गुण हो, अर्थात दोनों से भी क्रिया करेगा वो। और आपको बतलाया था एग्जाम्पल उभयधर्मी का, शायद याद नहीं होगा, या फिर से बार समझ लीजिए कि जो दोनों गुण रखेगा उसमें आप समझ लीजिए कि दोनों गुण कमजोर होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो आप ये बात जरूर मान लीजिए कि वो किसी भी एक सब्जेक्ट का मास्टर नहीं है। मतलब ये कि उनमें पकड़ थोड़ा कम होता है। ये किसी पर आरोप प्रत्यारोप का बात नहीं है, एकदम लॉजिकली ये बात आपको बतला रहे हैं। और क्या होता है इस स्थिति में कि जैसे मान लीजिए कि हम केमिस्ट्री के साथ साथ यदि कहें कि हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, दोनों शुरू से ही पढ़ाते, ऐसा होता तो दोनों पढ़ाते तो क्या होता कि जैसे दोनों पढ़ाते तो ये मतलब एकदम नेचुरली बात हो जाता कि दोनों सब्जेक्ट पर पकड़ कम होता, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट है, ध्यान बटा हुआ रहता है, उतना अच्छा से मजबूती से पकड़ नहीं बन पाता है, जो कमजोर होगा। तो क्या होता है, मतलब हम दोनों गुण रख रहे हैं, तो दोनों गुण रख रहे हैं मतलब हम दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो यदि कोई एक अच्छा फैकल्टी यहाँ आ जाए, कोई अच्छा फिजिक्स का फैकल्टी आ जाए, क्या होगा, कोई फिजिक्स का फैकल्टी अच्छा आ जाए कोचिंग में, तो हम क्या बोलेंगे, हमको जब पता रहेगा कि बहुत बढ़िया वो है, फिजिक्स का फैकल्टी बहुत अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं फिजिक्स से पढ़ाएंगे, हम ऑटोमेटिक अपना रवैया बदल देंगे। अरे नहीं सर, आइए, वेलकम है, आप पढ़ाइए फिजिक्स। अरे हम जैसे केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिक्स से सही पढ़ाते थे। यही बात फिर बोलते अपोजिट करके, कब, तो जब कोचिंग में केमिस्ट्री के फैकल्टी आ जाते हैं, हमको पता रहता है केमिस्ट्री बहुत बड़ा फैकल्टी है, तो हम बोलते आइए सर, वेलकम है, आप केमिस्ट्री पढ़ाइए। और हम तो केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ाते थे, मेनली तो फिजिक्स के टीचर हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो दोनों गुण जो है उसमें आपको गुण जो है दोनों कम हो जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा।
ये अम्लीय क्षारीय दोनों गुण रखता है, लेकिन जब इसका पाला कोई प्रबल अम्ल से पड़ जाता है, कहता है कि नहीं भैया जी हम अम्ल का, अरे हम तो क्षार जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे ही थोड़ा बहुत अम्ल का भी गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्ल का गुण रखते हैं। जब इसका पाला कभी क्षार से पड़ गया, प्रबल क्षार से, कहेंगे जी नहीं क्षार नहीं, अरे ऐसे ही थोड़ा बहुत क्षार, रियल में हम अम्ल हैं, ये रवैया होता है। समझ गया आप ना? तो ये है उभयधर्मी का रिएक्शन। इससे पहले आप शायद नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखिएगा। रिएक्शन भी जस्ट नीचे लिखना है। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड, सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ अधातु के ऑक्साइड, परंतु कुछ अधातु के ऑक्साइड, परंतु कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। इसमें उदासीन वाला का मतलब लिमिटेशन है, लिमिट से ही होते हैं। जैसे देखिए N2O, CO और नाइट्रस ऑक्साइड NO, ये जो है ना ये उदासीन होते हैं। और इसके अलावा जनरली जो है वो सब अम्लीय होते हैं। CO2 है, SO2 है, ये सब जो है ना क्या है, ये सब अम्लीय होता है। उदासीन में लगभग इतना ही है। चलिए आगे हेडिंग देना है। ये आप सामान्य ऑक्साइड के बारे में जाने। आगे हेडिंग देना है ओजोन। ओजोन O3, पहले वही बनाने का भी थोड़ा बहुत पहले ओजोन के बारे में समझिए, नहीं लिखिएगा। देखिए ओजोन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो होगा। सबसे पहला बात ये समझना है आपको कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक अपरूप है। जिस तरह कार्बन के अपरूप आप जानते हो, उसी तरह से ऑक्सीजन का ये अपरूप है। और ओजोन जो है वो मुख्यतः एक परत है, वायुमंडल के जस्ट ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में फैला हुआ है। और ये हम लोग का जहां तक महत्वपूर्ण मतलब इसलिए है हम लोग के लिए कि ये पाराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर जो हानिकारक है उनको कम से कम मात्रा में आने देता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लौटा देता है, कम से कम आने देता है। और इतना भी पता होगा आपको कि जो ओजोन परत है उसमें कुछ गैसों के, हानिकारक गैसों के कारण वो धीरे धीरे क्षय हो रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जा रहे हैं अधिक मात्रा में, जो कई रूप से हम लोग के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर इतना बात तो आप लोग पहले से जानते थे। यहाँ सिर्फ नया बात एक ही जानेंगे, एक ही चीज समझेंगे कि ओजोन परत का वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC वो कैसे प्रभावित करता है। नहीं, ओजोन परत को किस तरह से वो बताए छिद्र हो रहा है। तो कैसे गैस गया बस उसको छिद्र कर गया। छिद्र केमिस्ट्री में अब चूंकि आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि परत है, एक ही चीज का बना हुआ और क्षय हो रहा है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से इतना समझाना होगा ना कि उसका परमाणु अणु जो है वो वहां से निकल रहा होगा। तो कौन जाकर के विक्रिया करता है, क्या विक्रिया हो रहा है कि ओजोन जो है वहां से हट जाता है और वो O3 जाता कहाँ है, इस तरह की चीज हम लोग को सीखना है। मतलब जानना तो टोटल बात है, लेकिन नया बात आपको यही सीखेंगे आप। तो वहां पर अभिक्रिया किस तरह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के साथ किस तरह से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को नष्ट करता है, ये जानना है।
नया बात यही जानेंगे, बाकी इतना बात तो पहले से जानते ही थे। चलिए डैश देके लिखिए पहले 2 लाइन, तब फिर बनाने का विधि पढ़ेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है और यह इतना क्रियाशील होता है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक नहीं रह सकता। जो क्रियाशीलता अधिक है इसीलिए खुले वायु में से नहीं रह सकता। अभिक्रिया हो जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा। नहीं रह सकता। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनता है। मतलब 20 किलोमीटर ऊंचाई मतलब वही वायुमंडल के सबसे लास्ट में ऊपरी परत पे, चूंकि जहां हीट बहुत अधिक होता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से जब बहुत अधिक उष्मा मिलने लगती है तो उसी सब घटित होकर के जो ऑक्सीजन है वही ओजोन में परिवर्तित होता है। इतना सारा बात कहा गया। एक लाइन और लिखेंगे। यह ओजोन परत भूपरपट्टी को पराबैंगनी किरणों की अधिक मात्रा से बचाता है। चलिए अब नीचे बनाने का विधि लिखना है। बनाने का विधि लिखिए। पहला, ओजोन ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा विद्युत विसर्जन से गुजारने पर डिस्ट्रक्टिव विद्युत विसर्जन से गुजारने पर ओजोन के बगल में 10% की प्राप्ति होती है। मतलब ऑक्सीजन को जब विद्युत डिस्चार्ज ट्यूब से गुजारा जाता है तो वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन 10% का मतलब ये है कि 100 में 10 बनेगा। यदि 100 ml ऑक्सीजन रहेगा तो सिर्फ 10 ml ओजोन बनेगा। बहुत कम मात्रा में बनता है, ये कहा गया। रिएक्शन लिखिएगा O2 O3 वैद्युत विसर्जन करने का विसर्जन, ये जो है ना ऐसे प्लस, इसका मतलब समझते हैं आप, ऊष्मा छेपी है, ऊर्जा रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये समझना है कि ऊष्मा छेपी क्रिया है, मतलब इस क्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, नहीं ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये समझना है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 2। बस बनाने का एक ही विधि जानना है, आगे डी मेरा है। ओजोन के भौतिक गुण, ओजोन के भौतिक गुण लिखिएगा। पहला, शुद्ध ओजोन गैसीय अवस्था में
हल्की पीत नीली होती है। हल्की, एक में से लिखिएगा, हल्की पीत नीली होती है, नहीं, हल्की पीत नीली, कौमा, द्रव की अवस्था में गहरा नीला तथा ठोस की अवस्था में बैंगनी काला होता है। मतलब ओजोन अलग अलग भौतिक अवस्था में रहेगा तो उसका कलर परिवर्तित हो जाएगा। कहा गया कि हल्की पीत नीली टाइप की होगी, नहीं, पीलापन लिए हुए नीला, और उसका जो कब होगा ऐसा, जब गैसीय अवस्था में होगा। किस तरह से आपको बतलाते हैं हम पीत नीली कैसा होता है। जब गैस जलता है ना, गैस जलता है तो नीला और पीला दो भाग होता है। आपके घर में जब बर्नर पर देखिएगा, इससे जब ज्वाला उत्पन्न होता है तो पीला और नीला, तो पीला नीला के बीचों बीच जो कॉम्बिनेशन है उस तरह का उसको बोलते हैं पीत नीला। ओजोन गैस की अवस्था में उसी तरह का होता है। और फिर द्रव में कहा गया गहरा नीला होता है, और गैस में बैगनी लिए हुए काला, पूरा काला नहीं आता, बैगनी टाइप के। दूसरा भौतिक गुण लिखना है, ओजोन की एक अभिलाक्षणिक गंध होती है। ओजोन की एक अभिलाक्षणिक गंध होती है। ये अभिलाक्षणिक गंध कैसा है? अभिलाक्षणिक गंध मतलब होता है उसका एक अलग प्रकार का गंध। तब बोलिए कैसा? तो जब अलग प्रकार का है कह ही देंगे हम तो उसके जैसा, तो फिर अलग क्या हुआ? बहुत टेक्निकल चीज है, आधा बैच में समझ में ही नहीं आता है लोगों को कि कौन गंध है। अभिलाक्षणिक गंध है मतलब एक, अभिलाक्षण का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि एक अलग पहचान, नहीं उसके जैसा और कुछ नहीं है। जैसे आपको अभिलाक्षणिक गुण तत्व का जानते हैं आप, परमाणु संख्या होता है मतलब 11, तो 11 से कोई मैच नहीं करेगा, वो सोडियम के बारे में ही कहा जा रहा है। तो ओजोन जो है वो अभिलाक्षणिक गंध रखता है, इसका मतलब उसके जैसा किसी का और गंध नहीं होता है। तो भाई कैसे कह दें उसके जैसा होता है गंध? वो एक अलग तरह का है। चलिए, इसका गंध अभिलाक्षणिक होता है। अगला लिखेंगे, ओजोन थोड़ी मात्रा में हानिकारक नहीं होती, परंतु अधिक मात्रा में यह श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। साथ ही साथ इससे सिर दर्द एवं बेचैनी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए क्या कहा गया, कम मात्रा में ओजोन रहेगा चलेगा। अब ई आप नहीं समझ, देखिए अप्रूफ है, रासायनिक गुण अलग अलग होता है। O2 है, O3 है। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि O2 ऑक्सीजन है, इससे श्वास लेने में है सुविधा होता है, और ऑक्सीजन जितना अच्छा रहेगा हम लोग उतना अच्छा श्वास ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु है, ओजोन में 3 ठो। तो और बेहतर न है श्वसन क्रिया के लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। 3 ऑक्सीजन हो जाने से वो परेशानी उत्पन्न करता है। ऐसे इसको हम वैसा कुछ कंसेप्ट है नहीं, बोलचाल की भाषा में या ऐसे ही बोल देते हैं। कैसे समझना है ओजोन के बारे में कि कभी कभी जैसे कंफ्यूजन हो जाता है, या कभी आप जो 3 साल बाद जब कभी इसका समस्या आएगा तो आप कुछ अलग तरह के कभी विचार आ जाता है कि नहीं श्वसन क्रिया में ऐसे रहता है, श्वसन क्रिया के लिए कौन उपयुक्त है, ऐसा ऑप्शन जनरल कंपटीशन के बात बोल रहे हैं। यहाँ तैयारी चलता है, एक बार 2 लोग लड़ गए, फोन आया हमको कि सर श्वसन क्रिया के लिए कौन उपयुक्त है, ओजोन ना? बोली नहीं O2 का है, वो तो ऑक्सीजन ज्यादा है, और ज्यादा से दिक्कत नहीं है। आप ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन जो है ना एकदम श्वसन के लिए फिट है। O2 जो है मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु
यही श्वसन क्रिया के लिए जा सकता है अंदर। फिट है मतलब ये कि जो O2 जाता है उतना ही छिद्र है जाने के लिए। तो ये O3 न है, तो O3 बड़ा हो गया तो इसके लिए छिद्र ज्यादा ना चाहिए, तो ज्यादा जाएगी बेचैनी कर देगा, जबरदस्ती जाएगा ओजोन। नाक है उसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब अंदर जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, और O3 में है भी, तो O3 को जब ये लेगा तो चूंकि साइज हम क्या बोले O2 इतना जाने भर ही है, ऐसे समझना है आपको, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं हम समझने के लिए। तो O2 इतना साइज ही है, इसका साइज छोटा ना होगा, तो ये परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है और साइज है O2 के लिए फिट है। तो जब बढ़ा जाएगा तो दिक्कत होगा ना, तो इसीलिए ये दिक्कत उत्पन्न करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए आगे आपको हेडिंग देना है ये भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण, ठीक ना। ओजोन के रासायनिक गुण, वही रासायनिक गुण में पढ़ेंगे में कि ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है। ओजोन का रासायनिक गुण देखिए, ओजोन पढ़ने के बाद ऑक्सीजन का तो समाप्त हो जाएगा, सल्फर का बचेगा, 2-3 क्लास जो भी लग जाए। ऐसे अब मन जो है ना इनऑर्गेनिक से हम सोचे थे कि 15 के बाद शुरू करें, लेकिन इधर इसलिए पढ़ा रहे थे कि सितंबर में उम्मीद था कि खुलेगा, ऐसा कुछ संकेत था अंदर से, लेकिन खुलने वाला नहीं है। तो अब मन कर रहा है फिजिकल पढ़ाने के लिए, तो ओजोन पढ़ा करके तो नहीं, सोच रहे हैं कि पूरा इसको कर ही दें। सल्फर का ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिकम, तो वो 2-3 दिन उधर लगेगा, सोच रहे हैं उसको पढ़ा ही दें, तो 16 कंप्लीट हो जाएगा। और 17 जो है ना आप देखिएगा 15 से कम क्लास लगेगा 16 में, और 16 से काफी कम 17 में, 18 में 2 या 3 दिन। तो इधर तो मतलब टी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा, डी और ए ब्लॉक एक बचेगा मेरा इधर, और उधर फिजिकल बच जाएगा। चलिए रासायनिक गुण जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ रहा है, जितना ही पढ़ेंगे, थोड़ा कम ही कम पढ़ेंगे कभी कभी।